जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ़ क्लासर और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ मैं हाजिर हूं। आज की स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो स्टोरी वही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आई एम सॉरी, आई होप कि आप लोग उससे अफेंड नहीं होंगे कि क्या यार आप फिर एक जुमला ज़रूर रिपीट करते, लेकिन आपको मेरा ख्याल रिमाइंड कराना ज़रूर है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। वो मैं कहता होता हूँ कि ब्रॉड शीट जो है अंडे बच्चे देना शुरू हो गया और रोज़ाना इसमें से कोई ना कोई नई चीज़ इसमें से निकलती रहेगी। कैबिनेट का इजलास था यहाँ पे कल और उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने डट कर फैसला किया कि जनाब शेख अजमत साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस, जो पनामा में भी उसमें इंक्वायरी कराने वालों में शामिल थे, और नवाज शरीफ साहब को बाद में डिस्क्वालीफाई किया था। उन्होंने कहा जी व्हाट कम में शेख अजमत सईद ही हैं, वो यही इसकी इंक्वायरी करेंगे, वही हेड करेंगे। और उनका ये कहना था कैबिनेट के इजलास में, जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया है, कि खान साहब ने कहा ये जो यहाँ पे चीखें निकल रही हैं पीएम नवाज़ की और उस पर एतराज़ात किए जा रहे हैं शेख साहब पे, तो इससे तो पता चलता है कि शेख साहब के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या शेख साहब को कुछ अंदाज़ा है जिससे ये डरे हुए हैं पीएम नवाज़ जो है। और उन्होंने कहा कि पहले तो मैं सोचा था कि शायद कि देखा जाए कि किसको हेड करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का उनका रिएक्शन आ रहा है उन पर शेख अजमत सईद साहब पे आ रहा है, तो इसका मतलब ही इज़ द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो खान साहब ने बड़ा उस पर स्टैंड ले लिया। उन्होंने जनाब कि आप उस पर तनकीद करें, मीडिया करें, हम करें कि जनाब आप उनको हटा दें, कंट्रोवर्सी आगे उसमें चल पड़े, कंट्रोवर्सी चल पड़ी है। खान साहब ने कहा जी डैम केयर, मैं इन्हीं को ही रखूँगा और उनको मैं नहीं हटाऊँगा। और साथ में जो उन्होंने एक और दो काम किए, आसिफ अली जरदारी साहब को भी उन्होंने उसमें घसीट लिया, उसमें सरे महला आ गया। और जो सबसे बड़ा ऑपरेशन किया गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, अगर आपको याद हो, वो जनीवा में जेम्स बॉन्ड है, हमारे वाजिद शम्सुल हसन साहब हैं, हाई कमिश्नर थे उस वक्त, पीपल्स पार्टी की तरफ से अपॉइंट किए गए थे। लंदन मेरे 5 साल वहीं पर रहे। वो मसूद जो है जेम्स बॉन्ड की तरह खुफिया मिशन पर गए थे, वहाँ जनीवा गए थे, उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वहाँ पर गए और उन्होंने जितने भी बॉक्सेस थे वो चोरी कर लिए गए थे या शिफ्ट कर लिया गया था लीगल ज़बान में, जो आसिफ अली जरदारी साहब की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत थे उसमें। तो उन्होंने अब इमरान खान साहब ने वो भी TORs में डलवा दिया कि ना एक ही दफ़ा काम, और सरे महल कैसे बना, किस तरह बिका, किधर पैसा किया, वो भी उन्होंने शेख अजमत साहब को कहा कि इसको भी ज़रा देख लें। उन्होंने साथ में जनीवा को भी देख लें, बॉक्सेस भी देख लें, और क्योंकि ब्रॉड शीट तो आप देख ही रहे हैं, इसमें मरियम नवाज साहिबा आज उन्होंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है या उन्होंने मीडिया से टॉक भी की है। नवाज शरीफ साहब के क्या एक्ट्स एंड एम्बिशन थे, उस कमीशन थे, वो भी सारा देखें। उस पर जो मरियम नवाज साहिबा ने रिएक्शन के वो भी आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। साथ में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि जो 3 पाकिस्तान के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल्स जो हैं, बड़े टॉप के जनरल्स रहे हैं, बड़े अपने अपने दौर में वेरी पावरफुल, जिनका नाम से दहशत एक अटैच थी, और लोग उनका नाम सुनकर ब्यूरोक्रेट्स हूँ, पॉलिटिशियंस हूँ, सिविलियंस हूँ, सब वो उसको क्या थर एक वो कांपते थे। उन तीनों का नाम भी डाल दिए गए हैं कि इनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी ब्रॉड शीट स्कैंडल के हवाले से। तो मेरा मकसद है, जो नाम मैं ले रहा हूँ उसमें, वो एक जनरल उसमें मुनीर हफीज़ हैं, जनरल अमजद हैं, उसके बाद ये जनरल ये आपको पता खालिद मकबूल साहब हैं। अब ये वो 3 जनरल हैं जिनका ब्रॉड शीट के हवाले से नाम आ रहा है, जो उस वक्त सारी इसकी एग्जीक्यूशन में, प्रिपरेशन में, तैयारी में, बाद में उनको फेवर्स देने में, गलत मुहदे करने में, जिसकी वजह से बाद में $65 मिलियन पाकिस्तान को पड़े। और इन्होंने जिस तरह उसकी टर्मिनेशन की, खुफिया मुलाकातें की, डील्स वगैरह की गई, ये सारी चीज़ें उसमें उन्होंने आके वो भी डाल दिया। सो इमरान खान साहब को ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पहली दफ़ा इसमें फ़ौजी हमारे अफसरान भी आ रहे हैं, 3 जनरल, जैसे मैंने कहा जनरल खालिद मकबूल और जनरल मुनीर हफीज़, वो भी इंक्वायरी में शामिल होंगे। शेख अजमत साहब जो हैं उनको भी इंक्वायर करेंगे। साथ में उन्होंने डाल दिया इधर से आसिफ अली जरदारी साहब को कि ये पता किया जाए कि किधर बना, हम भी उसमें इंटरेस्टेड है मत से कि वो किधर गए पैसे। $60 मिलियन की बात होती थी, मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, वो केस चल रहे थे, वहाँ पर इंक्वायरीज हो रही थी, फिर NRO आ गया जनरल मुशर्रफ का, सारी चीज़ें ठप हो गई। चलो वो तो ठपा हो गया, लेकिन ये तो हमें ज़रा पता चलो $60 मिलियन गए किधर वहाँ से। और कभी पीपल्स पार्टी ने, जरदारी साहब ने डिनाई नहीं किया था कि $60 मिलियन मेरे स्विस बैंकों में नहीं पड़े, तो हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। वो पैसा गया किधर है, वहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ, कौन से बैंकों में ट्रांसफ़र हुआ। जैसे मुफ्ती साहब ने ये तो कहा था कि सऊदी अरेबिया में $1 बिलियन पड़ा हुआ था इनका शरीफों का, और उन्होंने टिप ऑफ किया था हुकूमत पाकिस्तान को, तो वो पैसे जो सिंगापुर के किसी बैंक में वहाँ पर उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए थे। तो इसी तरह हम भी इंटरेस्टेड हैं जानने में कि वो जो इनका पैसा था जरदारी साहब का वहाँ पर $60 मिलियन, उसकी कोई मनी ट्रेल, उसका कोई थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कोई उसका खोजी उसके पीछे लगे हैं, कोई सिरा पैर, कोई उसका ज़रा चेक करें कि वो पैसे वहाँ से किधर से कहाँ पे गए। सो वो भी उन्होंने उसके साथ लगा दे। सरे महल तो पाकिस्तान में बच्चे को पता था, लेकिन बहुत सारे लोग वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ भूल गए थे, जिस पर बहुत बड़ी एक बैटल लड़ी गई थी यहाँ पे, आपको याद होगा कानूनी, जिसमें उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो भी लिया था, और प्लस उन्होंने, आपको याद होगा, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को हुक्म दिया था कि लेटर लिखा जाए स्विस हुकूमत को कि केस जो है ना इसको रिवाइव किया जाए, मनी लॉन्ड्रिंग का जरदारी साहब के खिलाफ ये केस बंद करवाया था उन्होंने। यहाँ पे आपको याद होगा जनरल
मुशर्रफ साहब जो थे उन्होंने बंद करवाया था, NRO दिया था बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ हो रहा था, और मलिक क़य्यूम जो थे उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनसे लेटर लिखवा के केस बंद करवाए गए थे। तो उन्होंने इसको खुलवा लिया था, इन्होंने यहाँ पे इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और गिलानी साहब ने लेटर लिखने से इनकार कर दिया था कि सदर को इम्यूनिटी मिली हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहे हैं लेटर लिखे, नहीं लिखा, वो डिसमिस हो गए। सो ये बहुत बड़ा एक केस था जिस पे एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस पे डिसमिस हुए थे, गिलानी साहब जो हैं। सो उसका उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा चलें वो तो हम अपनी जगह पे जो हुआ, लेकिन जो बॉक्सेस चोरी हुए थे वो ज़रा बॉक्सेस जो है ना उनको ढूंढा जाए, वो किधर गए, एविडेंसेस कहाँ पे हैं, तो वो भी शेख अजमत साहब को दे देगा। सो अब और साथ में आप देखें कि अब इसमें 3-4 बड़ी पार्टीज़ जो हैं, ये बड़ी इंक्वायरी होने वाली है पनामा से। मेरा ख्याल है पनामा से बड़ा स्कैंडल है ये, बिल्कुल जो लोग ये कह रहे हैं, आमिर मतीन साहब ये बात कह रहे थे कि पनामा से बड़ा स्कैंडल निकलेगा, क्योंकि इसमें ये पनामा में तो सिर्फ वो शरीफ फैमिली थी ना, अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली के लोग थे। इसमें तो 3-4 बड़े लोग आ रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इस पर 10 बिलियन रुपीज़ का जुर्माना तकरीबन हम ऑलरेडी अदा कर चुके, बदनामी हमारी अलहदा हुई है। उसमें कौन कौन से 3 जर्नल जैसे मैंने कहा वो इंक्वायरी फेस करेंगे, इसके अलावा लोग भी करेंगे, नैब के और लोग भी इसमें इंक्वायरी उनको फेस करनी पड़े, लेकिन 3 जर्नल्स यक वक्त करेंगे। ये मेरा ख्याल पाकिस्तानी तारीख में कोई फाइनेंशियल स्कैंडल क्राइम के हवाले से या कॉरपोरेट क्राइम के हवाले से पहली दफ़ा है कि 3 टॉप जर्नल जो हैं उनको बुलाया जाएगा, और उनके वहाँ लंदन की अदालत में तो उनके वहाँ पे एविडेंसेस आए थे ना, यहाँ पे मेरा ख्याल इंक्वायरी की नेचर ज़रा डिफरेंट होगी कि यहाँ पे जिम्मेदारी ये फिक्स होनी है। लंदन की अदालत ने जिम्मेदारी फिक्स नहीं की थी, वो तो ये देख रहे थे मुआहदा आपने गलत इसको आगे टर्मिनेट किया या सही टर्मिनेट किया, फिर पेनल्टीज पड़ी। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होना मुआहदा गलत हुआ था सही हुआ था, यहाँ पे ये होना था मुआहदा गलत हुआ था, ये तो साबित हो चुका है, लंदन की अदालत कह चुके। जिम्मेदार कौन है और किन किन लोगों ने उनको बाद में पेमेंट्स की, वो सबसे ज़्यादा उसमें अहम चीज़। एक तो जैसे मैंने कहा 3 जर्नल्स इसमें आ रहे हैं इंक्वायरी में, ये बड़ी इंक्वायरी बनती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये आसिफ अली जरदारी साहब, जिनीवा, सरे महल, मनी लॉन्ड्रिंग, 60 बिलियन बॉक्सेस चोरी होना, वो इसमें आ रहे हैं, दूसरी बड़ी इसमें चीज़ है। तीसरी इसमें बड़ी चीज़ है, नवाज शरीफ साहब का इसमें आ रहा है। मरियम नवाज साहब ने आज बड़ी उन्होंने अच्छी खासी सख्त उन्होंने मीडिया टॉक्स किए खोकर ब्रदर्स के साथ खड़े होकर, जब वो वहाँ पे उन पर घर गई हैं, उन्होंने थ्रेट्स किए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बड़ी ओपनली थ्रेट किया है शेख, उनको ये जो जस्टिस है अजमत शेख साहब इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने तो कहा है कि कच्चा छट्टा खोल देंगे, और मुझे पता है कि आप ये व्हाट्सएप के जज हैं, आपको कैसे कैसे व्हाट्सएप कॉल्स होती थी, अफसरों को बुला के क्या क्या आप हमें कहते थे। तो उन्होंने बहुत सारा धमकी दी कि जनाब, उन्होंने कहा छोड़ दें इसकी सरबराही, नहीं तो मेरे पास बहुत कुछ है, कच्चा छट्टा हम आपका खोल देंगे। सो मरियम नवाज साहब ने बड़ी ओपनली थ्रेट किया, जिससे लगता है ये कि इमरान खान साहब ने कैबिनेट में कहा है कि कुछ ऐसा है कि जिससे शरीफ खानदान थोड़ा सा स्केयर्ड है कि ये जो शेख अजमत साहब जो हैं कुछ ऐसी इंक्वायरी करेंगे, अंदर की बातें लाएंगे, जिससे उनके लिए वही प्रॉब्लम पैदा हो सकते हैं जैसे पनामा में पैदा हुए थे। लेकिन वो लगता ही है कि शेख अजमत साहब भी तय किए बैठे हैं, हालांकि मतलब कुछ लोगों का ख्याल था कि इनको इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए शायद वो क्विट कर जाएं। हमारा भी ये ख्याल था कि इतनी बड़ी इंक्वायरी हो रही है जिसमें 3 जर्नल्स हैं, बाकी तो लोग हैं इसे 3 जर्नल्स हैं नैब के, जिसमें नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जरदारी साहब आ रहे हैं, तो इस पर कोई कंट्रोवर्सी अटैच नहीं होनी चाहिए। ऐसा जज होना चाहिए जिस पे ये उंगली ना उठा सकें, और बहुत सारे ऐसे होंगे। सो ज़रूरी है कि इसको नवाज शरीफ या मरियम को या किसी और ये लोगों को वो किया जाए, उनको मौका दिया जाए कि जनाब आप कल को इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करें, जैसे उन्होंने GIT को बनाने की कोशिश की थी। ये देखें या कामा पे इन्होंने हटा दिया, करप्शन नहीं मिली, वो तनख्वाह नहीं ली बेटे से, तो उसका इशू बना दिया। सो टेक्निकली उन्होंने ये नैरेटिव अपना बेचा था, तो अब की दफ़ा वो फिर यही मेरा ख्याल नैरेटिव बनाएंगे। देखें जी कि जिसने पनामा में व्हाट्सएप को, जो उनका था मरियम नवाज साहब का था, जो व्हाट्सएप पे हिदायत लेते थे, वो हमारे खिलाफ कंस्पिरेसी में शरीक थे, पार्ट थे सारे का, उन्हीं के ज़रिए इन्होंने एक नई रिपोर्ट बनवा दी है और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे मरियम नवाज साहब ने बड़ा अच्छा खासा लंबा 5-6 मिनट उन्होंने आज अपनी ये गुफ्तगू में अजमत शेख साहब पे लगाए, लेकिन इमरान खान साहब मेरा ख्याल है इन चीखों को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे वो उनका ख्याल है, जो कल कैबिनेट में भी कहा कि ऐसी चीखें का निकल रही हैं तो फेयर इनफ, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं एक बड़ी तनकीद आ रही है उन पर, वो बड़ी अहम है। जो मरियम नवाज साहबा के टोन में आज बड़ा मैंने देखा बड़ा सॉफ्ट थी कि उन्होंने वो जर्नलों का नाम अब नहीं ले रही मरियम नवाज साहब ने, आज कहीं भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्नलों का भी नाम लिया, बल्कि अगर आप देखें तो उन्होंने उसका नाम, उन्होंने कुछ अफसर थे जिन्होंने कट मांगा था मूसवी साहब से, पहले तो बाकायदा नाम लेती थी, जर्नलों को आइडेंटिफाई भी करते थे, नाम भी लेती थी, लेकिन अब की दफ़ा वो जर्नलों का नाम नहीं लिया, वो जी अफसर थे, अब उन्होंने उनको सिविलियन अफसर बना दिया है। वो फौजी जो हमारे जनरल साहब गए थे, जिनके बारे में मूसवी साहब ने कहा, जिन्होंने मुझसे कट मांगा था कि अगर हम आपको $100 बिलियन की डील
دیں باہر سے ریکور کروانے کے لیے تو آپ اس میں سے ہمیں کتنا کٹ دیں گے کہ 25% آپ کا ہوگا, اس میں $25 بلین آپ کو ملیں گے, تو ہمیں کتنے ملیں گے. تو مریم صاحبہ کا کہنا تھا کہ ان کی بھی حساب کتاب یا بات ہونی چاہیے. لیکن عمران خان صاحب بڑے اس معاملے میں بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ, اتنے بھولے بھی نہیں ہیں. انہوں نے باقی ٹی او آر میں سب کو انہوں نے وہ پکڑ لیا, سارے اس میں شامل کروا لی ہیں, جس میں جیسے میں نے کہا 3 سابق انہوں نے جرنلز ہیں, ملٹری جرنل جو ہیں ان کی خیر ہے, اس پہ کسی کو ان کو بھی مسئلہ نہیں ہے نہ کسی اور کو ہے. لیکن انہوں نے سرونگ لوگوں کا کہیں پہ ٹی او آرز میں نہیں آنے دیا, کیونکہ اس میں وہ جو لیٹر تھا 13 پیجز کا, اس میں 3 سرونگ لوگوں کے 3 سرونگ جرنلز کے نام بھی آ رہے تھے. ایک کا تو کہا جا رہا تھا جن کی موسوی سے ملاقات ہوئی, انہوں نے تو کٹ مانگا تھا. وہ شیخ عظمت صاحب کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا عمران خان صاحب نے کہ آپ نے سرونگ جرنل جو ہیں ان کو بھی ٹچ کرنا ہے یا ان سے بھی پوچھ گچھ کرنی ہے یا اس کا بھی سراغ لگانا ہے. سمپلی انہوں نے کہا جی براڈ شیٹ پہ رکھیں, اور ساتھ میں انہوں نے کہا جناب کہ براڈ شیٹ, جرنلز, نیب اور ایڈیشنل چیز جو ہے منی لانڈرنگ, یہ جو ہے نا جیمز بانڈ, واجد شمس حسن, ان کو بھی ذرا درمیان میں لیں. سو عمران خان صاحب نے ایک اچھی میرا خیال ہے ایک موو کھیلی ہے کہ ایک ہی حلے میں انہوں نے جرنیلوں کو, نواز شریف کو اور یہاں آصف علی زرداری کے ایکٹس آف امیشن کمیشن ہے نا وہ کٹھے کر دیں. سو پہلی دفعہ پاکستانی تاریخ میں یہاں جرنلز یہاں پہ اور سیاستدان جو ہیں حکمران یا صدر ایکس یا صدر پاکستان اور 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والے انکوائری فیس کر رہے ہیں ایٹ دا ہینڈز آف ایک سپریم کورٹ کے اس کے جسٹس جو ہے ان کے ہاتھوں پہ. بہرحال یہ داد بھی سپریم کورٹ کو دینی پڑے گی. انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ضمانت دی تھی کہ جناب کے خاتون ہیں, ان کو ضمانت دے دیں آپ, مطلب رحم کیا تھا انہوں نے آصف سعید کھوسہ صاحب نے. آج وہی جو خاتون ہیں انہوں نے ان کے سپریم کورٹ کے فیلو جج پہ انہوں نے ڈٹ کر انہوں نے آج ان پہ اٹیکس بھی کیے ہیں, ان کو تھریٹس بھی کیا اور کچا چٹا کھولنے کی بھی دھمکی دی ہے. بہرحال عمران خان صاحب اس وقت میرا خیال ہے بڑے مزے سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سابق جرنلز, ایک پریزیڈنٹ اور ان کے سب سے بڑے مخالف نواز شریف صاحب کی فیملی, وہ جو ہیں ایک بہت بڑی انکوائری کا سامنا کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ہم اس کا انتظار کریں گے اور دیکھیں گے اس انکوائری میں سے, پاکستان کی بڑی غیر معمولی انکوائری ہے, اس میں سے اور کیا کیا کچھ نکلتا ہے. لگتا یہ ہے کہ نیا پینڈورا باکس ایک اس میں کھل چکا ہے اور پاکستانی قوم جو ہے نا بہت بڑے سرپرائزز, شاکس اور ان صدموں کے لیے تیار ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے جو ایکس ملٹری آفیسر سے اور ہمارے پولیٹیشین دیگر جو لوگ تھے یہ کیا کیا لمبا کھیل جو ہے نا پاکستان میں کھیلتے رہیں. میرا خیال ویری انٹرسٹنگ ٹائمز آر کمنگ.